जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि पता होगा कि ये जो है से आपका क्लास 12 का चल रहा है। क्या चीज़ का? तो क्लास 12 का जो है से यहाँ पे क्लास चल रहा है, जिसमें जैसे आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री, जिसका नाम था राजा, किसान और नगर। ये जो है से बाबू पार्ट कितना है? तो पार्ट ये 3 है और ये लास्ट है। इस वीडियो में जो है से इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है से ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे, सब्जेक्टिव सेशन लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं बोर्ड को, उनको बता दीजिएगा कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम एक्सप्रेस चैनल पर जो है से फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और यहाँ पर तैयारी कराया जा रहा है। तो सब दोस्तों को बता दीजिएगा, अपने सगे संबंधी को बता दीजिएगा। और आप तो अकेले होंगे नहीं भाई, इसलिए अपने भी किसको बारे में बता दीजिएगा, तो अपने जो है से होने वाली या फिर होने वाला जो भी है उसके बारे में उसको जो है से ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कहाँ पे पढ़ रहे थे। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, तो उसके बाद जैसे गुप्त समाज, दक्षिण भारत भी देख लिए थे, दैविक शक्तियाँ भी देख लिए थे। यहाँ से पढ़ना था, गुप्त साम्राज्य के बारे में इस वीडियो में देखना था, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले एक काम करिए कि आप जैसे शॉर्ट नोट जरूर से तैयार कीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम से जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए। वहाँ पे जो है आपको जो है PDF फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और जो भी बच्चे 25 में देना चाहते हैं 2025 में, और जहाँ भी NCERT अगर चलता है बाबू जो भी बोर्ड में, उसको बता दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। अब ये जो है NCERT प्लस जो है किसको, तो ट्यूशन बैंक को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। और जो पढ़ा दे रहे हैं इससे बाहर आपका एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और 10 चैनल से भटकने से अच्छा है किसी एक चैनल पर विश्वास कीजिए और एक चैनल से ही पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 4 लाइन। देखिए, अभी समय है पढ़ने का, ठीक ना, पढ़ने का समय है। और अगर आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हैं तो इस सब से दूर हटिए। देखिए, प्यार मोहब्बत में कुछ होता नहीं है, बस अंतिम में आपको यही मिलेगा कि दिल का दर्द एक राज बन के रह गया, दिल का दर्द एक राज बन के रह गया, मेरा विश्वास मजाक बन के रह गया, दिल के सौदागरों से दिल लगी कर बैठे, दिल के सौदागरों से दिल लगी कर बैठे, शायद इसलिए मेरा प्यार मजाक बन के रह गया, मजाक बन के रह गया। इसलिए अपना दिल को अगर दर्द नहीं देना चाहते हैं और अच्छा से अपना दिल को रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है से किसी से दिल लगाना बिल्कुल बंद कीजिए। अपना जो है से कोई नहीं होता भाई, अपने माता पिता को छोड़ाकर दूसरा कोई नहीं अपना है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अपने आप को जो है से अकेला महसूस नहीं कीजिएगा और अपने जो है से दोस्तों से और अपने माता पिता से ही संपर्क रखिए। बाकी जो है से ये जब लंबे दूरी के बारे में देखते हैं ना, ख्वाब देखते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युगीन काल कहा जाता है। किसके काल? तो मौर्य काल के बाद। तो पूछ लेता है कि स्वर्ण युगीन काल जैसे किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो भी क्वेश्चन आपको बनता है बाबू, वहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे बता देते हैं, इसलिए आप जो है से नोट करते चलिएगा, ठीक ना। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को स्वर्ण युगीन काल बोलता है। अब बोलेगा कि भारत के स्वर्ण युगीन काल किसको कहा गया, तो गुप्त काल याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था बाबू, तो ये जो है से आपका श्रीगुप्त ने किया था और लगभग जो है से कितना ईस्वी में किया था, 275 में किया था, ठीक ना। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या चीज़ था, तो गुप्त काल की राजकीय भाषा जो था से आपका संस्कृत था। गुप्त काल में अधिकतर सिक्के सोने के हुआ करते थे। किसको, तो सोने के बनाए जाते थे। तो पूछता है यहाँ से क्वेश्चन आपको कि गुप्त काल को स्वर्ण युगीन काल कहते हैं, इसका संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था, ठीक है। इसकी भाषा क्या जी था, तो संस्कृत था और यहाँ पे सोने का सिक्का चलाया जाता था। किस काल में, तो गुप्त काल में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं गुप्त काल के वंश के शासक कौन कौन थे, तो श्रीगुप्त थे, उसके बाद घटोत्कच आए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त द्वितीय आए, कुमारगुप्त आए, ठीक है। उसके बाद जो है से स्कंदगुप्त आए, ठीक ना। इसमें सबसे शक्तिशाली अगर देखा जाए बाबू तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है से स्कंदगुप्त देख लें, उसके बाद जो है से विष्णुगुप्त इस जो है से गुप्त काल का अंतिम शासक हुआ, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का इतिहास साहित्य स्रोत, सिक्के तथा अभिलेखों की सहायता से जानकारी मिलता है। किसके से, तो साहित्यिक स्रोत, सिक्कों से और फिर उसके बाद जो है से अभिलेखों से जानकारी मिलता है। गुप्त साम्राज्य के कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में लिखी गई
प्रशस्ति की भी एक ऐतिहासिक स्रोत है। गुप्त साम्राज्य के कवियों द्वारा एक राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति अभिलेख। एक पूछता प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था, तो ये जैसे हरिसेन ने लिखा था। किसने, हरिसेन ने। इसी को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किसने लिखा था, तो हरिसेन ने लिखा था। किसके दरबार में, तो बाण भट्ट के दरबार में। देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकीय कवि हरिसेन लिखा था। समुद्रगुप्त के राजकीय कवि कौन थे, तो ये जैसे हरिसेन ने जैसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और गुप्त काल की जो है भाषा क्या चीज़ था, तो संस्कृत था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जनता में राजा का छवि कैसा था। गुप्त काल में जैसे जनता में राजा का शासक छवि कैसे देखने को मिलता था। तो जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, जनता जो है राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके प्रमाण नहीं मिलते। ऐसे में इतिहासकारों ने जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियों की समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास किया है। जैसे जनता जो है राजा के बारे में क्या सोचती है, सच्चाईयत में इस बारे में अभी तक पता नहीं चलता है। लेकिन जो है पंचतंत्र और जातक दो ग्रंथ है, पंचतंत्र और जातक जो है ग्रंथ है, इसमें जो है कुछ कहानियाँ तौर पर लिखी गई है। उसको जो है समीक्षा करके इतिहासकारों ने बताने का प्रयास किया है कि गुप्त काल में जो है जनता के प्रति शासक का क्या लगाव था और शासक के प्रति जनता का क्या लगाव था, ठीक है। जातक कथा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। मध्यपाली भाषा में लिखी गई थी। जातक जो है किस धर्म से था, तो जातक जो है बौद्ध धर्म से था। किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से था, याद रखिएगा, ठीक है। किस भाषा में, तो पाली भाषा में था। उदाहरण के लिए गणतिंतु जातक नामक कहानी, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक कुटिल राजा से उसकी प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। एक जो है कुटिल यानी कि जटिल लिखना चाहिए, कुटिल लिखा गया, कुछ बात नहीं है। जटिल राजा से जो है उसके प्रजा जो है किस प्रकार जो है दुखी रहते थे। बूढ़े महिला, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी इसमें शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब राजा जो है अपने जो है प्रजा के प्रति जो है बीच में जाता है और वेशभूषा बदल कर गया कि आखिर हमारे बारे में जो है प्रजा क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो सब ने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। अब बताइए जो है आपके बीच में राजा आ जाए और आप जो है भेष बदल में वो आ जाए, तुरंत कहिएगा ये राजवा, ये चोट्टा है जी, चूहाड़ है जी, मतलब बहुत सारे बात बोलना स्टार्ट कीजिएगा। उसके बारे में खाली शिकायत कीजिएगा। कब, जब आपको जो है हेल्प नहीं करेगा। अभी मान के चलिए मोदी जी के बारे में, मोदी जी आ जाए जनता के बारे में भेष बदल के, मोदी जी के अगर जान जाए कि मोदी जी है तो चपले मार के आदमी मार देगा, ठीक ना। यही बात जो है भेष बदल कर जो है कौन आए, तो इधर से आए जो है राजा बीच में आए, तो उसके बारे में बहुत सारे जनता जो है बुराई करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने शिकायत की कि रात में डकैत लोग पर हमला करते हैं। बोला कि लोगों ने शिकायत किया कि रात में जैसे डकैत लोग हम लोग पर हमला करते हैं तथा दिन में राजा के अधिकारी टैक्स आकर वसूल करने के लिए, इसलिए लोग गांव छोड़कर जंगल में बस गए। अब जाके राजा जो पता लगाया, तो पता लगा ना कि उन लोग पर जैसे उसके जनता पर जैसे डकैत ने जैसे शासन किया करता था, रात को जैसे चोरी चमारी किया करता था, बहुत सा प्रताड़ना करता था, और दिन में जैसे उसके अधिकारी जीने नहीं देते थे। कहा लगा तो उसको जैसे टैक्स चाहिए, क्या चाहिए, तो टैक्स चाहिए। भले खेती हो, उपज हो अथवा नहीं हो, उसको जैसे क्या चीज़ चाहिए, तो उसको जैसे टैक्स चाहिए। इसी के कारण वो उब कर जैसे वहाँ के गाँव के लोग जो है कहाँ जाकर बस गए, तो जंगल में जा कर के बस गए। ये जैसे इस कहानी में बताया गया है। अब उपज बढ़ाने के तरीके, अब जब टैक्स बढ़ रहा है तो जैसे उपज बढ़ाने का कुछ तो तरीका होना चाहिए उपजाऊ भूमि के लिए। तो लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। कुएं, तालाब और नहरों में द्वारा सिंचाई करना था, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का उपयोग। गंगा की घाटी में धान रोपनी के कारण उपज बढ़ गई। अब देखिए इस समय आते आते जैसे और विकसित देखने को मिला, उपज में जैसे और वृद्धि हो गया। जैसे लोहे का वृद्धि में जो कि हल का प्रयोग होने लगा, कुआं, तालाब, नहरों का प्रयोग होने लगा सिंचाई के लिए। पर्वतीय क्षेत्र में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग होने लगा। गंगा की घाटी में जैसे धान की रोपनी स्टार्ट हो गया, ठीक है। इतना हुआ। अब देखते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, कि ग्रामीण समाज में जैसे विभिन्नता क्या देखने को मिलती थी। तो कृषि की नई तरीके
तकनीक अपनाने के बाद उपज जरूर बढ़ी, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं हुआ। जैसा ही कृषि के बारे में नई तकनीक हुआ, सब कुछ हुआ, तो लेकिन अधिकतर को तो उपज में जैसे वृद्धि देखने को मिला, लेकिन सबको नहीं मिला, ठीक ना। खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था, भेद बढ़ता जाएगा। इसलिए ना, जैसे कि मान के चलिए कि अगर ट्रैक्टर जो है से टेक्नोलॉजी आया बिहार में, इंडिया में, मान के चलिए टेक्नोलॉजी आया कैसे, तो ट्रैक्टर से आपको खेत जोतना है। तो क्या ट्रैक्टर का लाभ सबको मिल पा रहा? नहीं। जो गरीब रह गए हैं उनके पास तो ट्रैक्टर गया नहीं जी। जो भी है अभी तक बैल हल से बहुत सारे किसान हैं जो कि पैसा के अभाव में, आर्थिक तंगी के अभाव में जैसे अभी तक बैल हल का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या कह सकते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने से हर किसी का विकास नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक विकास होता है। खेती से जुड़े लोगों में भेद पैदा हुआ। अब मान के चलिए जो है टेक्नोलॉजी आओ, जैसे पहले 4 मन उपयोग मतलब कि उपज करता था, आज वो सीधे 50 मन उपज कर रहा है। और जो व्यक्ति जो है से 5 मन उपज कर रहा था, से अभी भी 5 मन कर रहा है। तो बताइए इसमें जो है से विभेद आएगा ना, भेद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान तथा श्रमिकों के जमींदार का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गद्यपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया गया है। पाली भाषा में जैसे कौन शब्द का, तो गद्यपति। याद रखिएगा, पूछ लेता है कि पाली भाषा में जैसे गद्यपति किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो छोटे किसान और जमींदारों के लिए प्रयोग किया गया। बड़े जमींदार और गांव के प्रधान शक्तिशाली थे, जो कि किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे, ठीक है। गांव के प्रधान का पद वंशानुगत था। जो भी गांव में प्रधान था, प्रधान का मतलब होता है मुखिया ही, जैसे वंशानुगत चल रहा था। और गद्यपति के बारे में देखते हैं। गद्यपति किसान, जमींदार, संभरवाद, व्यक्ति, व्यापार। गद्यपति घर का मुखिया होता था। गद्यपति कौन होता था बाबू, तो घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर तथा अन्य सही वस्तुओं का वह मालिक हुआ करता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रवात व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। यानी कि गद्यपति किसको कहते थे, जो गांव का घर का मुखिया हुआ करता था, जो ऐसे किस पर नियंत्रण करता था, तब महिला पर, बच्चा पर, दास पर, नौकर पर, चाकर पर, जो भी जमीन पर, जानवर पर, सब पर जो नियंत्रण करता था, उसी को गद्यपति कहा करते थे। तो गद्यपति में कौन कौन आएगा, किसान आएगा, जमींदार आएगा, संप्रभात व्यक्ति आएगा और व्यापारी व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है। किसको, तो संगम जो ऐसे तमिल संगम साहित्य है, उसमें जैसे गांव में रहने वाले लोगों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि बेलार तथा बड़े जमींदार को बेलार या कृषि व्यवसाय, हलवा या उबर बढ़ता है, दास, ये सब जो है से किस में मिलता है, तो तमिल साहित्य में मिलता है। अब उसके बाद देखते हैं कि भूमिदान एवं नए संप्रभात ग्रामीण के बारे में देखते हैं। भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। भूमिदान किसको दिया जाता था, तो धार्मिक ब्राह्मणों को। अभी भी परंपरा है कि जैसे ब्राह्मण जैसे पूरा शक्तिशाली, अपने आप को धार्मिक पूजा वही कराते हैं। अरे भैया, ब्राह्मण तो है, उसको खुद पाठ नहीं पढ़ने आ रहा है, वह जैसे श्राद्ध में शादी का पाठ पढ़ रहा है और शादी में जैसे श्राद्ध वाला मंत्र पढ़ रहा है, उसको ब्राह्मण मान लिया जाता है। काहे ला भाई, तो पंडित घर में पैदा हुआ। अरे भैया, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ इसका मतलब थोड़ा कोई पंडित बन गया। जिसको जैसे बढ़िया से एक मंत्र उच्चारण नहीं करने आ रहा है, वो जाकर के शादी वाला जैसे श्राद्ध में करा रहा है, श्राद्ध वाला शादी में मंत्र पढ़ रहा है। बताइए, ये जैसे बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसा थोड़ी है भाई, इसको हटा ही देना चाहिए। ब्राह्मण है, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट सबको नहीं ना कर सकते हैं। अरे भैया, वो जुगाड़ी है, पूरा ब्राह्मण है, मार के दिन में दारू, रात में गांजा, और उसको कह रहे हैं पूरे पंडित जी पूजा करा, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है, कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। कुछ अभिलेख में पत्थरों पर लिखा गया है कि भूमिदान किसको, तो पंडित जी को यानी कि ब्राह्मणों को दिया जाता था, ठीक है। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्र पात्रों पर उत्तीर्ण किया गया। इसका मतलब ना कि ताम्र पात्र यानी कि तांबा का ऐसा मतलब ताम्र पात्र एक होता है जिस पर जैसे लिखा जाता है, ठीक है। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में हुआ करता था, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेख संस्कृत, तेलुगु, तमिल एवं तेलुगु भाषा में हुआ करता था। तो पूछता है कि सबसे पुराना अभिलेख जैसे किस भाषा में था, तो ये जैसे संस्कृत भाषा में। उदाहरण के लिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाद ढक्कन के
परिवार में हुआ था। विवाह जैसे वाकाटक परिवार में हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं का भूमि का अधिकार नहीं होता था, लेकिन अभिलेख से जानकारी मिलता है कि प्रभावती भूमि का मलकिनी और प्रभावती ने भूमि दान भी किया था। देखिए एक अभिलेख है जो है से कैची चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है से पुत्री था, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, ठीक ना। उसने जो है से बकाटक परिवार में एक शादी किया था। ढक्कन के एक बकाटक परिवार था, उसमें जो है से शादी किया था। अब बकाटक परिवार में जो है से परंपरा था ना कि वहाँ के जो है से महिला जो है से शासक नहीं बन सकती है, लेकिन इसमें जो है से इन्होंने करके दिखाया। वहाँ के जैसे सांस्कृतिक धर्मशास्त्र के अनुसार जो है से नहीं बन सकता है, लेकिन जो है से प्रभावती जो है से क्या की तो वहाँ के शासिका बन गई। और उसने जो है से इतना तक की भूमि भी खुद ही दान कर दी। किसको? तो ब्राह्मणों को दान किया, ये देखने को मिला है, ठीक ना। उसके बाद जैसे शायद इसलिए वह एक रानी थी और ऐसा इसलिए संभव हो सका कि धर्मशास्त्र को हर जगह समान रूप से लागू नहीं किया जाता होगा, ठीक ना। भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों से मिले हैं। भूमिदान का अभिलेख देश के कई हिस्सों से मिले हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से भूमिदान दिया जाता था, ठीक है। कुछ स्थान पर बहुत छोटे भूमिदान दे दिए जाते थे, तो कुछ स्थान से बहुत बड़ी भूमि दान में दी गई थी। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला। ये जैसे कुल मिलाकर याद नहीं रखना है, एकदम साफा सी बात, ये जैसे बकवास है। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि भूमिदान जो है किसको दिया जाता था, तो ब्राह्मणों को दिया जाता था। बात इतना ही, बात खत्म कीजिए। भूमिदान कुछ होता नहीं है, भूमिदान जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ा से दिया जाता था, इतना ही याद रखना है, बाकी जैसे माथा में नहीं रखना है। उसके बाद जो है इतिहासकारों ने भूमिदान के प्रभाव को लेकर विवाद। अब कैसी विवाद है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शासक भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे। कुछ इतिहास को कहना है कि भूमिदान एक संकेत था राजनीतिक प्रभुता का दुर्लभ होने का। राजा समर्थन जुटाने के लिए भूमिदान करते थे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इतिहास कुछ कहना है ना कि भूमिदान जैसे कृषकों को दिया जाता था क्या चीज़ के लिए, तो प्रोत्साहित करने के लिए। कुछ इतिहास को कहना है कि भूमिदान एक संकेत था क्या चीज़ के लिए भाई, तो जैसे दुर्लभता यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ये जो है से भूमिदान किया जाता था। अब चलते हैं नगर और व्यापार के बारे में। नए नगर, अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे अधिकांश नगर जैसे महाजनपदों की क्या चीज़ राजधानी हुआ करता था। ज़्यादातर नगर संचार मार्ग के किनारे बसे हुए थे, संचार मार्ग यानी कि कम्युनिकेशन के किनारे बसे हुए थे। पाटलिपुत्र पटना जो है नदी के किनारे बसा हुआ था। उज्जैनी जो है भूतल मार्ग पर स्थित था। पुहार जो है समुद्र तट पर स्थित था। मथुरा जो है व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों केंद्र पर स्थित था, ठीक ना। नगरीय जनसंख्या नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। शासक किलेबंदी नगरों में रहते हैं। नगरों में जैसे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन शासक जैसे किस में रहते हैं, तो किलेबंद में रहते थे। इन क्षेत्र में कई पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मिट्टी के कटोरे, थालियाँ जिन पर चमकदार कलाई की गई है, जैसे कि सोना, चांदी और कांस्य का। हाथी दांत, शीशे जैसे अलग अलग पदार्थों का गहने का उपकरण भी देखने को मिला है। कहाँ पे? तो नगर में। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते कई नगरों में दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम तथा उसका जो है व्यवसाय भी लिखा गया था। जैसे कि मतलब समझ रहे हैं, जो भी व्यक्ति दान दिया जाता था उसका जो है अभिलेख खोदाया जाता था और उसको जो है क्या चीज किया जाता था, तो उसको जो है एक अभिलेख में खोद दिया जाता था। इनमें से नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, बड्ढी, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, अधिकार, धर्मगुरु और व्यापार और राजाओं के विवरण भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है। श्रेणी व्यापारी के संघ को कहा जाता था। श्रेणी का उल्लेख, श्रेणी किसको कहा जाता था, तो श्रेणी जो है व्यापारी का संघ को श्रेणी कहा जाता था, ठीक ना। यह व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीद कर उनके सामान बनाकर बाजार में बेचते थे। व्यापारी लोग कौन होते हैं? जो कच्चा माल खरीदते हैं बाबू, और ये जो है किसको बाजार में बेच देते हैं। ऐसा काम कौन करते? तो ज़्यादा जो है साहूकार लोग करते हैं, बनिया लोग, ठीक ना। लेकिन पता ना उस समय काची था, जाति धर्म था, ये तो पता नहीं चल पाया है। अब देखते हैं कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, यानी उपमहाद्वीप में जैसे भारत का व्यापार जैसे कैसे कैसे हुआ करता था। तो भारत का व्यापार प्राचीन से ही बाहर से होता था। कहाँ से? तो बाहर से, प्राचीन से ही चल रहा है कि भारत का व्यापार जैसे देश से बाहर होता था।
हमें हड़प्पा सभ्यता से भी ऐसा प्रमाण मिला। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो है मेसोपोटामिया से व्यापार करता था, मिस्र से करता था, चाइना से करता था, ठीक ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग दोनों से किया करता था, यानी कि स्थल मार्ग और जो है जल मार्ग दोनों से व्यापार हुआ करता था। उसके बाद है कि भूमार्ग के जरिए जो है एशिया तथा उसके आगे की व्यापार होती थी। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तकला होता था। बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तकला तरफ होता था, ठीक है। ये जो है ऐसे हुआ करता था। कुछ प्रसिद्ध फसल व्यापारी बहुत धनी होते थे, कुछ जो है प्रसिद्ध सफल व्यापारी जो है बहुत धनी होते थे, ठीक ना। ये सब जो है आपको याद रखना। उसके बाद जो है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा जड़ी बूटी जैसे बहुत महंगी हुआ करता था। ये जो है आपको ऐसा ही पता होगा। अब चलते हैं थोड़ा सिक्का के बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। इसके बारे में देख लेते हैं, तो सिक्का के बारे में देख लेते हैं। सिक्के और राजा के बारे में क्या संबंध हुआ करता था। तो देखिए, व्यापार के लिए सिक्के का प्रयोग किया जाता था। सिक्का का प्रयोग से व्यापार का काफ़ी हद तक आसान हो गया था। सिक्का के व्यापार से काफ़ी हद तक आसान हो गया था। रीजन था ना कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो हट गया। अब किसी को जो सामान लेना है तो डायरेक्ट पैसा फेंकना है और तमाशा देखना, ये वाला हाल है, ठीक है। चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। अब याद रखिएगा, चांदी और तांबे का सिक्का को क्या चीज़ बोलते थे? तो चांदी और तांबे का सिक्का को जैसे आहत सिक्का बोलते हैं। डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि आहत सिक्का किसको बोलते हैं, तो चांदी और तांबे को आहत सिक्का बोलते हैं। इससे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों से खुदाई के दौरान मिले हैं। मुद्रास्त्रियों ने इन सिक्कों पर का अध्ययन करके इसके वाणिज्य प्रयोग के क्षेत्र में पता लगाया कि आहत सिक्के पर बने प्रतीक से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजों द्वारा जारी किया गया था। यानी कि आहत सिक्के जो है किसने बनाया था? तो ये जो है राजा ने बनाया था। लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोगों, व्यापारिक नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा ही नहीं जैसे आहत सिक्का बना होगा। ये जैसे व्यापारी भी हो सकते हैं, धनी लोग भी हो सकते थे। उसके बाद जैसे मुद्रा स्त्रियों ने इस सिक्के का अध्ययन करके इसके वाणिज्य प्रयोग के बारे में पता लगाया कि आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था। लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोग और व्यापारी लोग, नागरिकों ने इस प्रकार के सिक्के जारी किए होंगे। शासक की प्रतिमा और उसके नाम से साथ सबसे पहले सिक्कों का हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किया था। यानी यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है कि सिक्कों का जारी सबसे पहले किसने किया था? तो हिंद यूनानी ने। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि सिक्का का जारी सबसे पहले किसने किया था? तो सिक्का का जो है जारी सबसे पहले जो है बाबू आपको हिंद यूनानी शासक ने किया था, ठीक है। सिक्के पर क्या चीज प्रतीक मिलता था? तो राजा का प्रतीक मिलता था। सोने का सिक्का का सबसे पहला सोना का सिक्का सबसे पहले 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों ने जारी किया था। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार के लिए किया जाता था होगा। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। अब देखिए, डायरेक्ट पूछता है कि जो है आहत सिक्का किसने किया था शुरू? सबसे पहले सिक्का का शुरू तो हिंद यूनानियों ने किया था। लेकिन सोने का सिक्का का शुरू किसने किया था बाबू? तो ये आपको कुषाण शासकों ने याद रखना पड़ेगा कि सोने का सिक्का को जो है सबसे पहले जो है 1ली शताब्दी में किसने बनाया था? तो कुषाण शासकों ने बनाया था। उसके बाद आगे देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सोने के सिक्के के मिलने के कम क्यों है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के मिलने का कम क्यों हो गए? क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने का कगार पर था। रोमन साम्राज्य जैसे ही खत्म हो रहा था, जिससे जैसे सिक्का कम मिलना स्टार्ट हो गया। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार नए तंत्रों का उदय होने लगा था और आर्थिक जैसे संकट आ गई थी, ठीक है, जिसके कारण जैसे सिक्का कम मिलना स्टार्ट हो गया। अभिलेखों का अर्थ क्या होता है? अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? तो अभिलेखों का अर्थ निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपि से मिलाते हैं। प्राचीन लिपि से जैसे देखिए, अभिलेखों का अध्ययन मतलब अर्थ निकालने के लिए जैसे बहुत से इतिहासकारों का मतभेद हो जाता है। लेकिन जैसे पहले का जो लिपियाँ हुआ करती थी उसको और आज की लिपि, जैसे आज की लिपि क्या है? तो
देवनागरी है, ठीक है। पहले ब्राह्मी थी, खरोष्टी था। तो उससे पता लगाते हैं कि पहले कैसे लिखा जाता था और उसी शब्द को आज कैसे लिखा जाता है। उसी के आधार पर जैसे अभिलेखों का अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। अब ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करते हैं कि ब्राह्मी लिपि क्या चीज़ था। तो भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, इनमें से प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वह अधिकतर ब्राह्मी लिपि थे। 18वीं शताब्दी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता लेकर आज के समय की बंगाली देवनागरी लिपि में कई प्रकार की पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया है। इसके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से तुलना किया। अभिलेख का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया है कि यह संस्कृत लिपियों से लिखे हैं, लेकिन यह प्राकृतिक में लिखे गए थे। लेकिन फिर कई शासकों ने मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि में लिखा अभिलेखों का अर्थ 1938 में निकाला। यानी सबसे पहले देखिए, सबका मतभेद अलग अलग था। सबका मतभेद कैसा था बाबू? तो सबका मतभेद जैसे अलग अलग था, लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जैसे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने जैसे 1838 ईस्वी में जैसे इन्होंने ब्राह्मी लिपि का तो ब्राह्मी लिपि का जैसे अपना अर्थ निकाले और अशोक का जैसे अभिलेखों के बारे में समझाया कि नहीं, ये इसका मतलब ये होता है। अब ये जैसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। लेकिन बहुत से इतिहासकार का मानना है ना कि ये जैसे कुछ का कहना है कि प्राकृतिक में लिखा गया, कुछ का कहना संस्कृत में लिखा गया। लेकिन उन्होंने जब लिपि का अर्थ सही निकाला तो अशोक के काल की जैसे ब्राह्मी लिपि में निकाला, ठीक है। उसके बाद जैसे अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अशोक की उपाधियाँ देवप्रिया, देवताओं का प्रिय था, ठीक है। प्रियदर्शी, देखने में सुंदर मनोहर मुखाकृति वाला राजा। इन्हीं अभिलेखों से क्या चीज़ प्राप्त होता है? तो अशोक के उपाधियों के बारे में प्राप्त होता है। देवप्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय लिखा जाता था। प्रियदर्शी यानी कि देखने में जो सुंदर होता है उसको प्रियदर्शी बोला जाता था। मनोहर मुखाकृति वाला राजा। अब खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख पश्चिमोत्तर में मिला है। कहाँ? तो पश्चिम उत्तर में मिला है। इस क्षेत्र में हिंदी यूनानी शासकों का शासक था। किस क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र में जैसे पश्चिमोत्तर में जैसे किस शासक का शासन था? तो हिंदी यूनानी का शासक था। इस शासकों ने सिक्कों में अपना नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखवाया था। किसमें? तो यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखवाया था। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वान ने अक्षरों का मेल किया और इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। किसका? तो खरोष्टी लिपि का प्रयास किया, ठीक है। अभिलेखों का साक्ष्य और सीमा। अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेख का नष्ट हो जाना, ठीक है। अभिलेखों पर अक्सर लुप्त होना, कुछ अभिलेखों सुरक्षित नहीं बचे। जैसे कि देखिए, जहाँ पे अभिलेख जो है से मान के चलिए ये अभिलेख है, ठीक है। इस पर जैसे खुदाई किया गया, लेकिन जहाँ पे हल्का किया गया था ना बाबू, उसको जैसे पानी पड़ने से, कुछ धुलकन से, मतलब बहुत सारे तरीके से जैसे वहाँ पे मिट गया, ठीक है। अभिलेख के शब्दों का वास्तविक अर्थ की पूरी जानकारी न होना, यानी कि ज़्यादा जैसे अभी तक पूरी जानकारी वास्तविक में नहीं मिल पाया है। अभिलेखों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जानकारी न होना, ठीक है। अभिलेखों से यही सब जो है से अभिलेख का साक्ष्य सीमा होता है, ठीक ना। तो इस चैप्टर का भी जो है से समाप्ति हो गया। क्या चीज नाम था इस चैप्टर का? तो था राजा, किसाना और नगर। देख लिए कि कैसे अशोक ने धर्म की शुरुआत किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कैसे धनानंद को हरा करके जैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, और मौर्य साम्राज्य के बारे में जैसे जानकारी किससे मिलता है, तो ये सब सारे देख लिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में देख लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।